नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। आप सभी को पता है कि हरियाणा के अंदर दो तीन मामले ऐसे चल रहे हैं जिसकी लगातार हर जगह चर्चा है। आपको पता है कि उचाना विधानसभा की बात करें या फिर दिग्विजय चौटाला और अखिलेश यादव की मुलाकात की बात करें या फिर बजट सत्र की बात करें। अब कांग्रेस ने भी बैठक बुलाई है और 20 फरवरी से हरियाणा का बजट सत्र है। मेरे साथ बातचीत में वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनदीप जी। जी, उचाना वाला मामला सर काफ़ी एक्टिव है और कल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है और उन्होंने जो याचिका लगाई थी देवेंद्र अत्री जी के द्वारा उसको खारिज किया है। तो गहमा गहमी है, काफ़ी चर्चा है। आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं सर? बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला आया है मनदीप जी। और जो एक संभावनाएं जताई जा रही हैं कि यहाँ पर जिन वोटों की रिकाउंटिंग के लिए अर्जी लगाई गई, अब उसकी जो संभावनाएं हैं और पुख्ता हो गई हैं और ब्रिजेंद्र सिंह को यहाँ पर बड़ी राहत मिलती हुई नजर आती है। और ये सिर्फ उचाना की बात नहीं है मनदीप जी, और सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर काउंटिंग के बाद ये फैसला बदलता है तो ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। कांग्रेस इस मुद्दे को सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं रहने देगी, इसको पूरे देश में भुनाएगी। और खासतौर पर राहुल गांधी इस मुद्दे को भुनाएंगे जो पिछले काफी लंबे टाइम से वोट चोरी के आरोप लगाते हुए इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर कई आरोप लगा रहे हैं। अगर ये फैसला कोर्ट से आ जाता है, रिकाउंटिंग होती है और रिकाउंटिंग में अगर फैसला बदल जाता है, ब्रिजेंद्र सिंह को विजेता घोषित कर दिया जाता है, तो फिर कांग्रेस इसको आधार बनाएगी कि देखिए हम लोग सही बोलते थे, इलेक्शन को मैनिपुलेट किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा चुनाव आयोग को अपना मोहरा बनाकर। तो इसलिए ये इस मुद्दे के ऊपर सिर्फ आप मान के चलिए कि उचाना की नजर नहीं होगी, हरियाणा की नजर नहीं होगी, बल्कि राष्ट्रीय कांग्रेस की और पूरे देश की नजर होगी। अब देखने वाली बात यह है कि अगली प्रक्रिया, क्योंकि जो सबसे बड़ा हथियार था वो एक तरह से छिन गया है बीजेपी के जो विधायक है उनके हाथ से। तो अत्री साहब, क्या उनके पास कोई और हथियार बचा हुआ है? क्योंकि हमने ये देखा है कि बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे यहाँ पर, जो न्यायिक प्रक्रिया होती है, जो सरकारी तामझाम होता है, उसमें इतने सारे पेच फंसे होते हैं क्या हम लोग ये मान के चलते हैं कि जी हाँ हो गया, बस ये अंतिम फैसला है, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। तब हम सुनने को मिलता है कि जी देखिए एक बार फिर ये अपील कर दी गई है, ऐसा ऐसा हो गया है, अब यहां पर चले गए हैं, वहां पर सुनवाई होगी, अब इसके बाद ऐसा होगा। तो कई कई महीने, कई कई साल तक फैसला लटका रहता है और ये दुर्भाग्य है जी। लोगों में यही चर्चा है सर कि कोर्ट में फैसला चला गया है, हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और ये फैसला क्या तब आए जब अगले विधानसभा का चुनाव भी हो चुका हो। ये बहुत बार हुआ है जी, और हरियाणा में ही हो चुका है ये। तो ये हमारी जो पूरी की पूरी न्यायिक प्रक्रिया है, हमारी जो चुनावी प्रक्रिया है, ये उसके साथ एक तरह से मान के चलिए कि भद्दा मजाक है। एक बड़े सीधे से सिंपल से मामलों को इतने इतने साल तक लटकाए रखा जाता है। ये जो मामला है, ये इतना टाइम जो इसको हो गया है, 1 साल से ज्यादा का टाइम हो गया, ये इतने टाइम का मामला कैसे हो सकता है? सिंपल सी बात है, 200 के आसपास वो वोट है, उनकी रिकाउंटिंग की डिमांड थी, सीधी से एक एप्लीकेशन लगनी थी, पहली ही सुनवाई में इसके बारे में फैसला हो जाना चाहिए कि जा ठीक है भी, अगर आपको कोई डाउट है तो जाके वापस से काउंटिंग करवा लीजिए। ये होना चाहिए, ये आदर्श स्थिति है। लेकिन जो है अब व्यवस्थाएं, हमें उसके ऊपर भी भरोसा रखना पड़ेगा। जो भी हमारे यहाँ पर कानूनी और न्यायिक प्रक्रियाएं हैं उनके ऊपर भी भरोसा रखना पड़ेगा। और दो चीजें यहां पर समझ से परे है, एक तो जो मैंने बताया कि इसमें इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं होती, और दूसरा, अगर बीजेपी के जो विधायक हैं वो अपनी जीत को लेकर, वो चुनावी प्रक्रिया को लेकर, वो काउंटिंग को लेकर आश्वस्त हैं, तो उन्हें कोर्ट में जाके इस फैसले को या इस अपील को चैलेंज करना ही नहीं चाहिए था। उनको तो बल्कि खुद आगे आके स्वागत करना चाहिए था कि भी जल्दी से जल्दी काउंटिंग करो, कि ये हमारे ऊपर जो संशय जताया जा रहा है, बीजेपी के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, ताकि इन सवालों का मुंह तोड़ जवाब बीजेपी दे सके। लेकिन
अब शायद उनको भी कुछ ना कुछ डाउट तो है ही, हम्म। जो बार बार कोशिश कर रहे हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अपील के ऊपर, वो अपील लगा रहे हैं कि किसी भी तरह से ये रिकाउंटिंग टल जाए। जी जी। इसके अलावा सर जो दूसरा मामला है वो है दिग्विजय चौटाला ने अभी अभी अखिलेश यादव के साथ मुलाकात की है। लंबी मुलाकात चली और बताया जा रहा है कि आने वाले समय में कोई गठबंधन की भी संभावना है। तो आप इस मुलाकात को सर कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये बड़ी घटना हो सकती है अगर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ यहाँ पर हरियाणा जो जननायक जनता पार्टी का गठबंधन होता है तो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पार्टियों के साथ गठबंधन का हमारे हरियाणा में इतिहास रहा है और उसका असर हमें बार बार देखने को मिला है। इनेलो का बसपा का कई बार गठबंधन हुआ, कई बार हमने इन पार्टियों के बीच में समन्वय दिखा और कई बार देखने को मिला कि इनकी वजह से चुनावी नतीजे प्रभावित होते हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो बसपा है उसका ग्राफ बिल्कुल धीरे 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 करके इस तरह का हो गया है कि पार्टी भविष्य में रेलेवेंट रहेगी या नहीं रहेगी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसके ऊपर भी सवालिया निशान लगने लगे हैं। और हरियाणा में तो लगभग मृत प्राय हो चुकी है बसपा। ऐसे में उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं आने वाले साल में, अगर वहां पर अखिलेश यादव कोई ऐसा कमाल करते हैं जिस तरह का कमाल उन्होंने लोकसभा चुनाव में किया, लोकसभा चुनाव में जबरदस्त तरीके से उन्होंने लड़ा, बीजेपी को बहुत जबरदस्त टक्कर दी, जो बीजेपी वहां पर कामयाबी सोच रही थी वो कामयाबी बीजेपी को हाथ नहीं लगी। यहां तक कि अयोध्या का जो क्षेत्र है, जिस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत वो आता है, वहां पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसी तरह का कोई बदलाव होता है वहां की सत्ता में, या इसी तरह का कोई चमत्कारिक प्रदर्शन होता है सपा की तरफ से और उसके बाद हरियाणा में किसी पार्टी के साथ उनका गठबंधन होता है, तो आप मानकर चलिए कि जो जेजेपी आज की तारीख में आपको लगभग समाप्त नजर आती है, निष्क्रिय और मृत प्राय नजर आती है, उसको बूस्ट मिल जाएगा। एक बड़ा अच्छा लंबा चौड़ा इलाका है हमारे यहाँ पर अहीरवाल का, वहां पर असर देखने को मिलेगा आपका, क्योंकि अखिलेश यादव उस इलाके में काफी लोकप्रिय हैं और ये असर जो होगा ये कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी को ज्यादा डेंट करेगा अगर इस तरह का कोई गठबंधन होता है तो ये इसके ऊपर नजर जो तमाम जी, यानी कि ये बात सही मानने है कि दिग्विजय चौटाला सही पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि आज की तारीख में उनको सहारे की तो जरूरत है भी, कुछ ना कुछ या तो कोई ऐसा मुद्दा हाथ लगे, या कोई ऐसा गठबंधन सहयोगी हाथ लगे, या कोई ऐसा नेता हाथ लगे, मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा चमत्कार की या इस तरह का आउट ऑफ बॉक्स आइडिया की उनको जरूरत तो है। अगर वो इस दिशा में कोशिश कर रहे हैं, अगर यह गठबंधन होता है तो निश्चित ही मानकर चलिए कि प्रभाव पड़ेगा, जेजेपी को भी इससे बल मिलेगा और सपा को एक मौका मिलेगा उत्तर भारत के भीतर अपना विस्तार लेने का। जी, इसके साथ साथ सर कांग्रेस भी बैठक बुलाई है दिल्ली के अंदर, तो बजट पे शायद चर्चा करना चाह रही है, तो उसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं? आपकी बार जो बजट आएगा हरियाणा का? हाँ, रूटीन है, क्योंकि देखिए अभी बजट सत्र आने वाला है तो कांग्रेस भी अपनी तरफ से तैयारी करेगी कि कौन कौन से मुद्दे बजट सत्र के दौरान उठाए जाए, क्योंकि जब सुझाव मांगे गए थे सरकार के द्वारा, तो सुझाव मांगने के लिए जो बैठक बुलाई गई थी उसमें तो कांग्रेस ने कह दिया था कि हम ऐसा कोई सुझाव नहीं देंगे, क्योंकि पहले हमने देख लिए हैं, सरकार सुझाव मांगती तो है नहीं, तो ऐसे में सुझाव देने का कोई फायदा नहीं है। तो सत्र के दौरान कौन कौन से मुद्दे उठाए जाने हैं, बजट को लेकर क्या कुछ रणनीति है, सरकार को अब किस तरह से घेरा जाएगा, पिछली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, कई मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई थी, इस बार क्या नीति होगी, तो इसके बारे में एक तरह से यूं मान के चलिए कि एक रूटीन चर्चा होनी है। और पिछले कुछ टाइम से आप ये भी देख रहे होंगे जी कि बार बार है ना गोल पोस्ट चेंज हो रहे हैं कांग्रेस के। एक बार पुरजोर तरीके से शुरू हो गया था इनका कि भी वोट चोरी के मुद्दे को ही भुनाया जाएगा, जिला स्तर के ऊपर कार्यक्रम शुरू हो गए थे, फिर वो बीच में गायब हो गए। अब मनरेगा को लेकर केंद्र की तरफ से, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से आदेश आया कि मनरेगा को आंदोलन बनाना है। अब पिछले कुछ टाइम से वहां पर भी कोई ऐसी
जोर आजमाइश नजर नहीं आ रही है। उधर संसद का सत्र चला हुआ है और अब विधानसभा का सत्र आएगा, तो वहां पर कांग्रेस क्या अपनी कोई जोरदार हाजिरी लगा पाएगी, सरकार को घेर पाएगी, कोई तैयारी कर पाएगी, किसी मुद्दे के ऊपर इस तरह का कोई वक्तव्य, इस तरह का कोई प्रदर्शन, भाषण हमें देखने को मिलेगा कि जिससे लोगों को लगे कि हाँ, हरियाणा में कोई विपक्ष है जो सरकार को घेरने की हिम्मत रखता है, ताकत रखता है, उसके अंदर ये टैलेंट है। वरना तो आप देख रहे होंगे कि जो भी मुद्दे कांग्रेस लेकर आती है, उनमें ज्यादातर जब वक्तव्य की बात आती है तो वहां पर कांग्रेस के नेता पिछड़ते हुए नजर आते हैं और बीजेपी के नेता बहुत ज्यादा मुखर होकर कांग्रेस को जवाब देते हैं। बीजेपी के नेता ज्यादा तैयारी के साथ आते हैं, जबकि एक और चीज देखिएगा, कांग्रेस के नेता अपने मुद्दों को लेकर उतनी तैयारी से नहीं आते, उतने अच्छी तरीके से अपनी बात को नहीं रख पाते जितने अच्छे से इनेलो के नेता रख देते हैं, इनेलो के 2 विधायक रख देते हैं। इसमें सर एक बात और, कुछ ना कुछ चेंज प्लान भी इनको करना पड़ेगा, जो जिम्मेदारी है कुछ युवाओं को भी देनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस उसी ठर्रे पे चल रही है। बहुत सारी जो सदर की टाइमिंग होती है, मिनट मिलती है, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम तो जो पुराने विधायक हैं वही खा जाते हैं जी। नए 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 को बोलने का मौका नहीं मिलता, तो इसका भी कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। मनदीप जी, अगर आपको मैं कहूं कि भी नए आप ढूंढ के बताइए कि कांग्रेस में अच्छा वक्ता कौन है, कि भी ये जो नए हैं ये बहुत अच्छा बोल देंगे, इनको टाइम देना चाहिए। आपकी नजर में कोई हो, ये बहुत अच्छे तैयारी करके जाते हैं, इनको बहुत अच्छे डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़ने की आदत है, ये रातों को मतलब चश्मा लगा के तैयारी करते होंगे, कौन कौन से आपको लगता है कि भी ये युवा हैं? अगर किसी को जिम्मेदारी दें तो सर ये चीजें हो सकती हैं, कुछ सुधार तो होगा ना। नहीं, जिम्मेदारी मैं क्या कह रहा हूं कि जिम्मेदारी ऑटोमेटिकली लग जाती है और ऑटोमेटिकली ले लेते हैं विधायक। कांग्रेस के अंदर कोई ऐसी मारा मारी नहीं है कि भाई एक से बढ़ के एक धुरंधर वक्ता है और वो चाहते हैं कि भाई मुझे ज्यादा टाइम मिलना चाहिए, मुझे ज्यादा टाइम मिलना चाहिए। यहां तो किसी मुद्दे के ऊपर कोई ढंग से बोलने वाला मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। कांग्रेसी तो भाग वाक्यों का एक बार बज के आप भरेंगे उसके, तो कोई आगे आए तो सही। अपने अपने हल्के के लिए तो तमाम विधायक होते हैं, देखो मुद्दों को उठाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि भी चाहे वो विपक्ष के विधायक हो या बीजेपी के विधायक हो, अपने अपने हलकों को लेकर तमाम विधायक बहुत सारे सवालात सरकार से करते हैं, जीरो आवर में भी बहुत सारे मुद्दे उठाते हैं। लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं, कई बार स्थगन प्रस्ताव दिया जाता है, काम रोको प्रस्ताव दिया जाता है, स्पेशल मोशन के ऊपर जब भी चर्चा होती है तो वहां पर आपको तैयारी चाहिए, वहां पर आपको वक्ता चाहिए जो प्रदेश स्तर के, यहां तक कि राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों के ऊपर अच्छी पकड़ रखे, उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सके। तो वहां पर कांग्रेस लैग कर जाती है। इसमें आप मान के चलिए कि कुछ ये जो पुराने नेता है ना, ये बोल लेते हैं तो बोल लेते हैं, जैसा भी टूटा फूटा, इनके खुद के समझ में ना आए या सामने वालों को समझ में ना आए, लेकिन जैसा भी ये बोल लेते हैं तो हम बोल लेते हैं। जिन युवाओं की आप बात कर रहे हो, इनसे तो आप एक लार्जर इश्यू के ऊपर बात ही नहीं कर सकते। क्या पता ये कह देंगे जी भाई साहब इसका बारे में तो बेरा नहीं है ज्यादा सा। जी जी, इसके साथ साथ सर एक मामला और हरियाणा के अंदर बड़ा चला हुआ है, बुढ़ापा पेंशन कटने का। गुरनाम सिंह चडूणी ने चेतावनी दी है कि 23 मार्च तक वो एक बड़ा आंदोलन करेंगे अगर इस पर कोई समाधान नहीं हुआ। और ऐसे ही अभय चौटाला ने भी विधानसभा कूच की बात कही है। तो इसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं, जो फैमिली आईडी या फिर बहुत सारे इशू बनाकर जो बुढ़ापा पेंशन काटी गई है कि 3 लाख से ज़्यादा जिसकी भी इनकम है रोकी जाए उसको। बुढ़ापा पेंशन कट रही है, लाखों राशन कार्ड कट चुके, 14 लाख से ज्यादा राशन कार्ड कट चुके हैं, पता है आपको मनदीप जी? जी, बाकायदा संसद में केंद्र सरकार ने बताया कि राशन कार्ड बड़ी मात्रा में काटे गए और सबसे ज्यादा हरियाणा में काटे गए हैं। वो हरियाणा जहां पर लगभग 80% लोगों को बीपीएल घोषित कर दिया गया था। 2024 विधानसभा चुनाव से पहले बीपीएल घोषित किया गया, लाखों लोगों को रातों रात राशन कार्ड पकड़ा दिया गया, उनको फिर 5-5 किलो राशन मिलने लगा। ये एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड था बीजेपी के लिए इस बार का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए। लगभग 80% लोग, आप मान सकते हैं कि हरियाणा जैसे राज्य में अगर हरियाणा में 80% लोग बीपीएल हैं तो आप सोच सकते हैं कि देश की क्या हालत होगी। बाकी राज्यों में तो 100% ऑटोमेटिकली इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये हुआ,
लेकिन फिर वही है कि बीजेपी का ये जो ट्रम्प कार्ड था ये काम कर गया, लोगों ने वोट दी, एक हारी हुई बाजी बीजेपी जीत गई। अब जीत गई तो फिर उसके बाद इन बीपीएल्स की जरूरत नहीं है। ये जो राशन कार्ड बनाए गए थे, लाखों की तादाद में ये राशन कार्ड कट रहे हैं, अब पेंशन कट रही है। और ये आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि बीजेपी को है ना ये ट्रिक मिल गई है एक तरह से जी कि अभी काटो, ठीक है, थोड़े बहुत अगर कोई धरने प्रदर्शन करेगा तो कर भी लेगा, क्या फर्क पड़ता है। बीजेपी ने तो इतने लंबे लंबे आंदोलन देख लिए हैं, तो उसके बाद भी बीजेपी नहीं हारी है, तो बीजेपी को ये लगता है कि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। अभी काट देंगे, चुनाव से 6 महीने पहले फिर बना देंगे। ये तमाम चीजों के साथ होता है, भर्तियों के साथ यही हो रहा है। 2 लाख खाली पद थे, 2 लाख खाली पदों के ऊपर भर्तियां करने का ऐलान करके बीजेपी सत्ता में आई है। लग रहा है कि 2 लाख छोड़िए 50,000 भी नौकरियां पूरे के पूरे 5 साल में ये सरकार दे सकती है क्या। तो ये है, ये ट्रिक मिल गई है कि आप 5 साल चाहे बेशक जनता को कितना भी निचोड़िए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आखिरी के 6 महीने आप जनता के हिसाब से काम करके दिखा दीजिए, जनता को ये दिखा दीजिए कि भी हम रहेंगे तो मौज करवा देंगे, तो जनता भूल जाती है कि 4.5 साल के भीतर उनके साथ क्या हुआ था। जी, तो धन्यवाद सर आज के लिए बातचीत करने के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करें, कमेंट करें। धन्यवाद।